हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिपब्लिकन जीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शेरशाह सूरी के विषय में पढ़ेंगे, जानेंगे किस प्रकार से उसने सूर्यवंश की भारत में स्थापना की और भारत से मुगलों को बाहर खदेड़ दिया था। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हमने बाबर के विषय में पढ़ा था, फिर उसके बाद उसके बेटे हुमायूं के विषय में पढ़ा था। दोस्तों, हुमायूं के बाद शेरशाह का काल आता है। शेरशाह ही है जो हुमायूं को भारत से भगा देता है और एक नए द्वितीय अफगान वंश सूरी वंश की स्थापना करता है। उसके बाद दोस्तों पुनः फिर से हुमायूं सूर्यवंश को समाप्त करता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना पुनः करता है। इस वीडियो में हम शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जानेंगे किस प्रकार से दोबारा हुमायूं गद्दी पर बैठता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हम शेरशाह सूरी के विषय में। दोस्तों, शेरशाह सूरी का कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल है 1540 से 1545। सिर्फ 5 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन दोस्तों इन 5 वर्षों में इसने असाधारण काम किए हैं जो कि नॉर्मल कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों, भारत में सूर्यवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी है, जो कि अफगान वंश का है। इसका जन्म 1486 ईस्वी में हरियाणा प्रांत के नरनौल में हुआ था और यह डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार है। दोस्तों, इसको जन्म को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कानूनगो के अनुसार इसका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था और परमात्मा शरण के अनुसार इसका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खान था और पिता का नाम हसन खान था, जो कि एक सासाराम के जमींदार थे। दोस्तों, शेरशाह सूरी, जिसे हम शेर खां के नाम से भी जानते हैं, उसके बचपन का नाम फरीद खान था और फरीद खां के अपने पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। इसी वजह से 1494 ईस्वी में फरीद खां अपने पिता से नाराज होकर जौनपुर चला जाता है और वहीं पर अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है। फिर उसके बाद दोस्तों शेर खां के प्रशासनिक कौशल से प्रभावित होकर उसके पिता ने अपनी जागीर का प्रबंधन कार्य उसे सौंप दिया और उसके बाद उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों, पारिवारिक विवाद के कारण उसे अपना घर छोड़कर आगरा के शासक दौलत खां के यहाँ नौकरी करनी पड़ती है। दरअसल दोस्तों, शेरशाह सूरी के पिता हसन खां की 4 पत्नियां थीं और फरीद खां की इनकी मां से नहीं बनती थी। इस वजह से यह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात आगरा के शासक दौलत खां की सेवा में चले जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों 1522 ईस्वी में वह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर लेते हैं। यहीं पर शेरशाह द्वारा एक शेर को मार डालने की वजह से बहार खां लोहानी द्वारा उसे शेर खां की उपाधि दी गई और अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया गया। कहते हैं दोस्तों, एक बार शिकार पर गए थे बहार खां लोहानी और शेर खां। वहीं पर एक शेर ने बहार खां लोहानी पर आक्रमण कर दिया था। उसी वक्त शेर खां ने निहत्थे और कुछ जगह पर कहा जाता है कि एक तलवार के वार से उस शेर को शेर खां ने मार डाला था। इसी वजह से फरीद खां, जो बचपन का नाम था, उनको एक नई उपाधि मिली शेर खां की, और यह बहार खां लोहानी ने उन्हें शेर खां की उपाधि दी थी। इसके बाद इसी समय हम जानते हैं कि 1526 ईस्वी में बाबर ने लोधी वंश को समाप्त कर दिया था। पानीपत के युद्ध के साथ इब्राहिम लोधी मारा गया था और यह बहार खां लोहानी लोधी वंश के ही अंतर्गत एक सूबेदार था। तो लोधी इब्राहिम लोधी की मृत्यु के पश्चात यह स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है, जो कि बाद में स्वयं को मोहम्मद शाह घोषित कर लेता है और शेर खां इन्हीं के यहाँ नौकरी करता रहता है। लेकिन दोस्तों, शेर खां की महत्वाकांक्षा और उसकी बढ़ती हुई प्रशासन में भागीदारी देखकर लोहानी सरदारों ने एक षड्यंत्र रचा। लोहानी सरदारों को स्वयं के लिए एक खतरा महसूस हुआ और उन्होंने बहार खां लोहानी को भड़काया और इसकी वजह से शेरशाह सूरी को बिहार छोड़कर जाना पड़ता है और वह यहाँ से जाकर बाबर की सेना में भर्ती हो जाता है और यह मुगलों की सेना में रहकर सैन्य संगठन, सैनिक चालें, तोपें चलाने, तोपखाने का प्रयोग का अध्ययन करता है और यह अनुभव करता है कि मुगल प्रशासन और सैन्य विधान में अनेक कमियां हैं। यदि प्रयास किया जाए तो मुगलों को हराया जा सकता है। और इसी वक्त इसने एक कथन कहा था जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों याद रखना, इसने कहा था कि यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुगलों को भारत से निकाल दूंगा। और दोस्तों इसी समय चंदेरी का युद्ध हो रहा था। चंदेरी के युद्ध के बाद जब विजय हुई तो बाबर ने हुमायूं से कहा था कि शेर खां पर नज़र रखना, वह चालाक आदमी है और उसके माथे पर राजत्व के लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों यहीं पर एक मैं कहानी आपको बताना चाहता हूं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों दरअसल बाबर के अंदर ये क्षमता थी कि वह माथे की लकीरें देखकर उसके भविष्य को पता लगा लेता था
ऐसी कुछ शक्ति उसके पास थी और ऐसी ही शक्ति शेर खां के पास भी थी, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों जिस समय चंदेरी के युद्ध के पश्चात दोनों लोग एक दूसरे, बाबर और शेर खां एक दूसरे के सामने आते हैं, तो उस समय वह बाबर के चेहरे को देखकर जान जाता है और बाबर उसके चेहरे को देखकर जान जाता है और समझ जाता है कि यह आगे चलकर हमारे साम्राज्य के लिए खतरा हो सकता है। और वह वहीं से वापस जाता है अपने शिविर में, कैंप में, और वहाँ पर उसे बुलवाता है। लेकिन तब तक वह शेर खां समझ चुका था कि ये मेरे लिए खतरा है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ से भागकर 1528 ईस्वी में यह शेर खां मुगलों की नौकरी छोड़कर पुनः बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह बहार खां लोहानी के पास चला जाता है और वहाँ पुनः नौकरी करने लगता है। और बहार खां लोहानी उसे पुनः अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर देते हैं। इसके बाद मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के पश्चात शेर खां मोहम्मद शाह की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लेता है और वहाँ का शासक बन जाता है। जलाल खां को ये पसंद नहीं आता है और वह कुछ अफगान सरदारों की मदद से भाग जाता है और बंगाल चला जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों शेर खां स्वयं को दक्षिण बिहार का शासक घोषित कर लेता है। पूर्णतः वह वहाँ का वास्तविक शासक बन जाता है और दक्षिण बिहार का शासक बनने के बाद वह बंगाल के नुसरत शाह को हराता है और हजरत ए आला की उपाधि धारण करता है। तो दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किस शासक ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। तो याद रखना दोस्तों, शेर खां। और फिर दोस्तों इसी के बाद 1530 ईस्वी में चुनार के किले के शासक ताज खां की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा बेगम लाड मलिका से वह यानी कि शेर खां विवाह कर लेता है और चुनार के किले का शासक बन जाता है। तो दोस्तों हमने देखा शेर खां दो जगह का शासक बन जाता है, एक दक्षिण बिहार का, वहाँ पर भी वह बहार खां लोहानी के विधवा बेगम दूदू बेगम से शादी करके दक्षिण बिहार का शासक बन जाता है और 1530 ईस्वी में चुनार किले के शासक ताज खां की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा बेगम लाड मलिका से शादी करके वह चुनार किले का शासक बन जाता है। और दोस्तों उस समय चुनार किला बहुत ही ज़्यादा धन और संपदा से भरा हुआ था। इस प्रकार वह बहुत ही ज़्यादा धन प्राप्त करता है। आइए दोस्तों अब इसके बाद जानते हैं इसके प्रारंभिक संघर्ष के बारे में। दोस्तों 1532 ईस्वी में शेर खान ने दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी का सहयोग किया था। इसी की वजह से हुमायूं ने उसका पीछा किया और उसका पीछा करते हुए दोस्तों हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार का घेरा डाला और फिर 4 महीने तक किले को घेरे रहने के बाद दोनों में एक समझौता होता है, संधि होती है। और इस संधि के माध्यम से शेर खां हुमायूं की अधीनता को स्वीकार कर लेता है और अपने बेटे कुतुब खां को एक अफगान सेना की टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेवा में भेज देता है। इसके बदले में हुमायूं उसके संरक्षण में चुनार के किले को रहने देता है। फिर उसके बाद दूसरा दोस्तों इसका संघर्ष होता है 1534 ईस्वी में। एक युद्ध होता है जिसे हम सूरजगढ़ के युद्ध के नाम से जानते हैं। सूरजगढ़ का युद्ध दोस्तों 1534 ईस्वी में अफगान शासक शेर शाह सूरी और बंगाल के शासक महमूद खां के मध्य लड़ा जाता है। इस समय हुमायूं गुजरात के अभियान पर था। गुजरात का अभियान क्या था दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो हुमायूं वाली वीडियो में हमने बताया, आप उससे जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। और दोस्तों यहीं पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। दोस्तों फिर उसके बाद एक चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में। इस युद्ध में हुमायूं की हार होती है और शेर शाह सूरी विजयी होता है। शेर खां ने इस युद्ध के बाद शेर शाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी। इसी के बाद दोस्तों इसे शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों चौसा का युद्ध क्या था हमने इसके पहले वाली वीडियो में डिटेल में चर्चा की है। नेक्स्ट है दोस्तों फिर इसका युद्ध कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। यह युद्ध दोस्तों 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में दोस्तों पूरी तरह से हुमायूं पराजित हो जाता है और 1540 ईस्वी में उत्तर भारत में सूरवंश अथवा द्वितीय अफगान वंश की स्थापना शेर शाह सूरी द्वारा की जाती है और मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाता है। और फिर दोस्तों इस समाप्त के बाद 15 साल तक भारत में मुगल साम्राज्य नहीं आता है। 15 साल बाद पुनः वापसी करता है, जानेंगे अभी हम आगे वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं शेर शाह सूरी के नाम की। तो दोस्तों इसके बचपन का नाम फरीद खां था, हमने पहले ही जिक्र किया। फिर उसके बाद शेर खां इसका नाम पड़ता है बहार खां लोहानी के उपाधि के बाद। हमने दोस्तों जाना था, अभी मैंने आपको बताया था कि शिकार पे गए थे, वहाँ पर शेर शाह ने एक ही बार में शेर को मार दिया था, इसी वजह से बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी थी।
फिर उसके बाद दोस्तों हुमायूं और शेर शाह के मध्य एक चौसा का युद्ध होता है और चौसा के युद्ध के पश्चात शेर खान शेर शाह सूरी की उपाधि धारण करता है। तो दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बाबर 1526 में मुगल साम्राज्य की भारत में ही स्थापना करता है पानीपत के युद्ध के पश्चात। 1527 में वह खानवा का युद्ध लड़ता है, 1528 में वह चंदेरी का युद्ध लड़ता है और 1529 में वह घाघरा का युद्ध लड़ता है। 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है और 1530 से 1540 तक वह शासन करता है। उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम के बाद उसे भारत से भागना पड़ता है और ईरान के शाह तहमास्प के यहाँ शरण लेनी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है। और इसी कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के पश्चात भारत में द्वितीय अफगान वंश सूरवंश की स्थापना शेर शाह सूरी करता है और 1540 से 1545 तक वह शासन करता है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर उसके उत्तराधिकारी भारत पे शासन करते हैं 1555 ईस्वी तक। 1555 में फिर हुमायूं पुनः भारत पर आक्रमण करता है और पुनः भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। दोस्तों हमने देखा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद शेर खान चुपचाप नहीं बैठा, उसने अपने राज्य का विस्तार किया। आइए जानते हैं किस प्रकार से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दोस्तों 1540 में हुमायूं को भारत से भगाने के बाद मुगल साम्राज्य का अंत करने के पश्चात वह बंगाल के विद्रोह का दमन करता है 1541 ईस्वी में और इस समय बंगाल का गवर्नर खिज्र खां था और इसने विद्रोह कर दिया था। तो इसको दबाकर उसने बंगाल को 9 सरकारों में बांट दिया और प्रत्येक सरकार में एक सिकदार ए सिकदारन की नियुक्ति की जो सुल्तान के सीधे नियंत्रण में थे। फिर उसके बाद 1541 ईस्वी में ही गख्खरों से इसका युद्ध होता है। दोस्तों इस युद्ध में शेर खान ने गख्खरों की शक्ति को ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया, परंतु वह इसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाया। लेकिन उनकी रोकथाम के लिए पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया। दोस्तों गख्खर लोग अपनी वीरता एवं साहस हेतु प्रसिद्ध थे। उनका काम लूटपाट करना था और ये लोग हुमायूं की सहायता करते थे। इस वजह से इन लोगों पर शेर खान ने आक्रमण किया था। इसके बाद दोस्तों मालवा का अभियान करता है ये, और मालवा का अभियान 1542 ईस्वी में होता है। इस समय मालवा का शासक मल्लू खां था, जिसे कादिर शाह के नाम से भी जानते हैं। इसने अपनी राजधानी उज्जैनी में शेर शाह का स्वागत किया और मालवा राज्य शेर शाह को सौंप दिया, क्योंकि इस समय मालवा बहुत कमज़ोर और बिखरा हुआ था। इसके बाद दोस्तों 1543 ईस्वी में रायसीन का युद्ध होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 1543 ईस्वी में शेर शाह सूरी द्वारा रायसीन का अभियान किया जाता है। शेर शाह ने इस अभियान में धोखे से राजपूत शासक पूरनमल को मार डाला और राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। रायसीन की यह घटना शेर शाह के चरित्र में एक कलंक मानी जाती है। दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि रायसीन पर वह पूर्णतः डायरेक्ट नियंत्रण नहीं पाता है। इस वजह से वह कई दिनों तक घेरा डाले रहता है। फिर उसके बाद वह अपने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाता है और यह कहता है कि पूरनमल को कि आप लोग किले को छोड़कर आप लोग चले जाइए, आप लोगों की मैं जान नहीं लूँगा और आप लोग सिर्फ हमें किला दे दीजिए। तो इस शर्त को मानते हुए राजा पूरनमल और उनके साथी किले को उसके हवाले करके एक टेंट में आराम कर रहे होते हैं रात में। उसी वक्त रात में ही इन लोगों पर शेर खान ने आक्रमण कर दिया, शेर शाह सूरी ने आक्रमण कर दिया और सबकी जान ले ली। और इसका अंदेशा इन लोगों को राजपूतों को पहले से हो गया था और इस वजह से इन लोगों की स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। दोस्तों यह घटना शेर शाह के चरित्र में एक कलंक मानी जाती है। इसके अलावा शेर शाह को एक अच्छा शासक माना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 1544 ईस्वी में मारवाड़ का अभियान करता है और इस समय यहाँ का शासक मालदेव था। यहाँ इस युद्ध में शेर शाह राजपूतों के शौर्य और वीरता से इतना प्रभावित हुआ था कि इसने एक कथन कहा था और यह कथन दोस्तों परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इस कथन को याद रखना। उसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को प्रायः खो चुका था। तो ये कथन दोस्तों पूछ लिया जाता है कभी कभी परीक्षा में, तो याद रखना कि यह कथन शेर शाह सूरी ने दिया था और मारवाड़ अभियान के बाद राजपूतों के शौर्य और वीरता से प्रभावित होकर दिया था। फिर उसके बाद दोस्तों कलिंजर का अभियान होता है और यह अभियान उसका अंतिम अभियान होता है। कलिंजर का शासक इस समय कीरत सिंह था। कलिंजर के युद्ध के दौरान शेर शाह ने किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी। उसी दौरान किले की दीवार से टकराकर एक गोला उसके पास रखे बारूद के ढेर पर जा गिरा और आग लग गई और इसी आग में जल जाने की वजह से 22 मई 1545 ईस्वी को शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि वह आधा जल गया था, लेकिन वह
अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और उसने किले पर आक्रमण जारी रखने का आदेश दिया। और कहते हैं दोस्तों, उसकी मृत्यु होने से पहले उसको इस किले की जीत का समाचार मिल चुका था। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके उत्तराधिकारियों की। दोस्तों, शेरशाह सूरी के 2 बेटे थे, आदिल खां और जलाल खां। शेरशाह ने अपने पुत्र आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, किंतु उसकी मृत्यु के 3 दिन बाद ही अर्थात 25 मई 1545 ईस्वी को अफगान सरदारों के सहयोग से उसका छोटा पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि धारण कर राज सिंहासन पर बैठ गए। और फिर उसके बाद दोस्तों 1533 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका अवयस्क पुत्र फिरोज खां गद्दी पर बैठा, परंतु कुछ दिन बाद ही उसके मामा मुबारिज खां ने उसे मरवा दिया और स्वयं आदिल शाह की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठ गया। फिर उसके बाद दोस्तों आइए अब जानते हैं किस प्रकार से सूर्यवंश का अंत हुआ। दोस्तों, हमने देखा है किस प्रकार से सूर्यवंश कई भागों में बंट गया था। इसी वजह से सिंहासन के एक और दावेदार इब्राहिम खां सूर ने आक्रमण कर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और इब्राहिम शाह की उपाधि धारण की। फलस्वरूप आदिल शाह ने चुनार को अपनी राजधानी बनाया और पूर्व के राज्य से ही संतोष करना पड़ा। इब्राहिम खां कुछ दिन ही शासन कर पाया था कि पंजाब के सूबेदार अहमद खां ने उस पर आक्रमण करके दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। फिर उसके बाद दोस्तों सरहिंद का युद्ध होता है और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा जाता है और यह युद्ध अफगान शासक सिकंदर सूर और हुमायूं के मध्य लड़ा जाता है। हुमायूं की तरफ से यह युद्ध बैरम खान ने लड़ा था और इस युद्ध में मुगलों की विजय होती है और पुनः एक बार भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं और भारत से सूर्यवंश का अंत करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा किस प्रकार से सूर्यवंश की स्थापना होती है और किस प्रकार से भारत से मुगलों को भागना पड़ता है और फिर उसके बाद 15 साल बाद पुनः मुगल किस प्रकार से भारत पर अपना झंडा लहराते हैं और भारत का वास्तविक शासक बन जाते हैं, जो कि 1857 ईस्वी तक भारत पर राज करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने शेरशाह सूरी के विषय में जाना। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम शेरशाह सूरी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को देखेंगे, उसकी शासन व्यवस्था को देखेंगे और उसके व्यक्तिगत जीवन के विषय में भी देखेंगे और इससे पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।